मेरा नाम मालिनी है। मुझे अपना घर किसी शरीफ लोगों को किराए पर देना था। जब मेरे पति मेरे साथ थे तो मुझे ना ही कुत्तों की आवाज़ से डर लगता था और ना ही अकेलेपन से। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता है और यूं ही झपकी लेते लेते ही रात कट जाती है। मैं ये सोचकर भी डर जाती हूँ कि अगर घर में चोर घुस आया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि आजकल के चोर तो घर के सामान लूटने के साथ साथ घर की औरतों को भी लूट लेते हैं। सारी रात मुझे बस यही लगा रहता है कि कुत्ते चोरों को देखकर भौंकते हैं। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि आसपास के लोगों के घर गई और मैंने अगल बगल के लोगों को बता दिया कि अगर किसी को किराए के घर की तलाश हो तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यही है कि किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। शाम के समय घर में दो लोग आए। एक बुजुर्ग था और उसके साथ एक जवान लड़की थी। मैंने उन लोगों को ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया और पूछा, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। ये तो अच्छा हुआ कि आप बाप बेटी हमारे घर पर रहोगे। नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं हैं, ये मेरे पति हैं, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान थी और दोनों को एकटक नज़रों से देखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, जी ये मेरी पत्नी है। ये कहते हुए उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उस आदमी की पत्नी की तरफ देखा तो उसे देखकर लगा कि वो बहुत परेशान है। उसके दिल में कुछ न कुछ चल रहा है। वो मुझे कुछ बताना चाहती है और बहुत घबराई सी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरा वहम होगा। मैंने उन लोगों को ऊपर वाला कमरा दिखा दिया जो कि उन्हें बहुत पसंद आया और वो अपना सामान लेने चले गए। तो मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि पता नहीं लड़की के घर वालों की कौन सी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने अपनी फूल सी बेटी की शादी इतने बड़े आदमी से करवा दी। शाम हुई तो मैंने सोचा कि वो लोग आज ही तो आए हैं, आज तो उन्हें अपना सामान सेट करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। शाम का खाना उन्हें मैं ही बनाकर दे देती हूँ। यही सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैंने अच्छी तरह से ट्रे सजाई और खाना लेकर ऊपर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया या नहीं। मैं वापस आने ही वाली थी कि मोतीलाल ने दरवाज़ा खोला। उसने मेरे हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन आपने बेवजह तकलीफ़ की, सुनैना खाना बना रही है। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं नहीं, इसमें तकलीफ़ की कौन सी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप उससे बोल दीजिए आज खाना ना बनाए, मैं ले आई हूँ। इतना कहते हुए मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई कि अचानक मोतीलाल मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल सुनैना सो रही है, उसके सर में तेज दर्द था। अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मोतीलाल की बातों पर मैंने सिर हिला दिया और वापस चली आई। लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं तो सोच में पड़ गई कि
मोतीलाल ने एक ही समय में कैसे अपनी बातों को बदलता था। पहले तो वो कह रहा था कि सुनैना किचन में खाना बना रही है और बाद में बोल रहा था कि सो रही है। खाना खाने के बाद मैं सोचने लगी कि सुनैना मेरे पास ज़रूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक सुनैना का इंतज़ार किया, लेकिन वो नीचे नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मैं सोच रही थी कि आज मुझे चोरों से डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात में ही मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और सोचने लगी कि मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ़ में है। मैं बहुत डर गई थी। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने से भी डरने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आवाज़ सुबह के 5 बजे तक आती रही। फिर आवाज़ बंद हुई तो मैं सो गई। 8 बजे मेरी नींद खुली तो चाय पीने के बाद मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गई। मैंने मोतीलाल को देखा। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। उसके हुलिये से लग रहा था जैसे वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हो। मुझे उस समय उससे कुछ भी पूछना सही नहीं लगा, क्योंकि कल से मेरी सुनैना से बात नहीं हो पाई थी। मैं उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक गई और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाने लगी। कोई आवाज़ नहीं आई। मैं वापस पलटने की बजाय दोबारा फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तभी सुनैना की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों तक सुनाई दी। वो कहने लगी, दीदी आप ही हो ना? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं ही हूँ। तुम पहले दरवाज़ा तो खोलो। तभी मुझे सुनैना की सिसकती हुई आवाज़ आई। उसने कहा, दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? दरवाजे में तो मोतीलाल बाहर से ताला लगा कर गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, सुनैना तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर बहुत शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, उसे हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा ना दे दूं। मैं सुनैना की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं? दीदी मैं खुश नहीं हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, सुनैना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी सुनैना बोली, दीदी आप ये सब मोतीलाल को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थीं या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैंने कहा, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर सुनैना के घर वालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से क्यों करा दी, जो अपनी सारी ज़िंदगी
उस पर शक करते हुए गुजार देगा। मैं सोचने लगी, कितना अच्छा होता मैं भी अकेली हूँ और सुनैना भी। हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती तो हम दोनों अपना गम भी बांट लेती। अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपनी रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर से आधी रात के समय आंख खुल गई थी और आज भी वजह वही थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आया कि आवाज़ तो बहुत ही करीब से आ रही थी। कहाँ से आ सकती है भला। मुझे इसका हर सूरत में पता लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ और तेज़ सुनाई देने लगी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही थी और चीखने चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनैना ही है। एक लम्हे के लिए मैं सन्न रह गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कमरे तक पहुँच गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही मेरे बार बार दरवाज़ा पीटने से अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ कम हुई। दरवाज़ा पीटते पीटते मेरे हाथों में दर्द हो गया, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद आने वाली नहीं थी, इसलिए ड्राइंग रूम में बैठ गई। बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह मोतीलाल जब नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मैं बोली, मोतीलाल साहब मेरी बात तो सुनिए। मैंने उस आदमी के चेहरे पर एक खौफ देखा था। खुद ही बोलने लगा। शायद वो समझ गया था कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। वो बोला, आप मेरी शक्ल सूरत गौर से देखिए और बताइए, क्या सुनैना जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई कि मैं सुनैना के बाप की बातों में आ गया। सुनैना के पिता ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिया था। वो 2 साल के वादे पर लिया था, लेकिन 5 साल हो गए और वो कर्ज नहीं लौटा रहा था। वो हर रोज़ बस यही कहकर टाल देता था कि आज दूंगा कल दूंगा, पर मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो डर गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और आदमी से पैसे लेकर इसे उसको सौंप दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मगर फिर डिलीवरी के समय मेरी पत्नी की मौत हो गई। साथ ही मेरा बच्चा भी मर गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा। जी चाहता था कि मेरा भी कोई अपना हो जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। और फिर उस दिन जब सुनैना के पिता ने सुनैना की फ़ोटो दिखाई और कहा कि अगर तुम नहीं शादी करोगे तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा, तो फिर मैं उसकी बातों में आ गया और सुनैना से शादी कर ली। शादी की रात सुनैना ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए।
उस समय मैं कुछ न बोला और शादी कर ली। अब वो हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती चिल्लाती है, इसलिए मुझे अपना खुद का घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ बुरा सलूक करता हूँ। मैं घर पर घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग सुनैना की वजह से मुझे जीने नहीं देते। ये मेरा चौथा घर है। यहाँ आते समय मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा था कि मुझे इस आखिरी उम्र में यूं जलील मत करो, मगर उसने मेरी एक न सुनी और यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें सुनैना का भी कोई कसूर नहीं है। वो दिमागी तौर पर बीमार हो गई है, उसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं कहीं जाता हूँ तो उसे कमरे में बंद करके जाता हूँ। मैं ये सब सुनकर सोच में पड़ गई थी और मैंने बड़े गौर से मोतीलाल की तरफ देखा तो उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। फिर मैंने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? उसने कहा, हाँ हाँ बोलिए। मैंने कहा, आप सुनैना को बाहर से बंद करके मत जाया करिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि उसकी हालत में कोई सुधार आए। मोतीलाल मेरी बातों से परेशान हो गया और कहने लगा, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं काम में होता हूँ, अगर पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो क्या होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी मैंने कहा, जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। फिर उसने अपने जेब से चाबी निकाल कर मुझे थमा दी और कहने लगा, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि सुनैना को गुस्सा आ रहा है तो आप फौरन घर से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सिर हिला दिया तो वो उठकर चला गया। मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई तो देखा सुनैना सोफे पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में थी और वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। वो अचानक मुझे देखकर घबरा गई, रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे ही कंधों की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकूं। ये सच था कि मैंने मोतीलाल की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं सुनैना की भी कहानी सुनना चाहती थी। मेरे मन में ये भी था कि मोतीलाल ने कहीं मुझे पागल तो नहीं बनाया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? सुनैना कहने लगी, दीदी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ मोतीलाल के साथ। उसने अचानक ही बात पलट दी थी। कल तो वो कुछ और कह रही थी। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना घर दिखाइए। आपने अपने कमरे की कैसे सजावट की है? मैंने कहा, ठीक है, चलो दिखाती हूँ। मैं सुनैना को अपने साथ नीचे लेकर आई। नीचे आते ही सुनैना ने अपना बाजू मेरे सामने रख दिया। उस पर जले का निशान था। मैं डर गई और उससे पूछा, ये क्या है? तो वो कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कल आपसे बात की, न जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद उसने कमरे में कोई रिकॉर्डर लगा रखा है। वो मुझ पर बहुत गहरी नज़र रखता है, इसलिए मैंने
ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पे बहुत जुल्म करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, वो मुझे बहुत मारता है। मैं उन दोनों की बातों में फंसकर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ रहा था, पर सच तक पहुँचने का एक ही हल था, और वो था कि मैं ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दूँ। मैंने सुनैना से पूछा, उसने हाँ कर दी। कैमरे के लिए मैंने किसी से बात कर ली। हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज़ें आती, और सुबह मोतीलाल मेरे सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बयां करता, और दिन के समय सुनैना सामने आकर रोती और कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं सुनैना का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ियाँ, अपना मेकअप का सामान, कपड़े, गहने सब कुछ दिखाती और उससे बातें करती, ताकि किसी भी तरह उसका दिल बहल जाए और वो मेरे साथ खुश रहे। मुझे इन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर मोतीलाल मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर सुनैना बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी 1-2 दिन बाकी था। आज शाम मैंने फिर हलवा बनाया तो सोचा सुनैना को दे आती हूँ। यही सोचकर मैं सीढ़ियों से चढ़कर हलवा देने गई। तभी सुनैना की आवाज़ मेरे कानों तक आई। वो किसी से कह रही थी, आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना। वो कमज़ोर है, उसे काबू करना बहुत ही आसान है। मैं ये बात सुनकर उल्टे पैरों लौट आई थी। अब मेरे सामने सुनैना का बर्ताव एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। शायद सुनैना ही गलत है। वो हर रात अपने किसी प्रेमी को बुलाती है और मोतीलाल को काबू में कर लेती है। क्या पता बांध कर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चीखती होगी, ताकि लोग मोतीलाल को ही गलत समझें और वो मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त लेडीज़ कांस्टेबल को फ़ोन किया और यहाँ की सारी कहानी बता दिया। मैंने उससे कहा कि इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत है। तुम ज़रूर से ज़रूर आना, लेकिन बहुत होशियारी से आना, ताकि उसको कोई शक ना हो। उसने कहा, ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। मैं रात का खाना खाकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगी। फिर न जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत भरी नज़रों से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कीर्ति, मैं यहाँ कैसे आई? वो हंसी और बोली, मालिनी, तुम बहुत बड़ा काम करके आई हो। कुछ दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह बड़ी चालाकी से लोगों के घरों पर चोरी कर रहा है। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गए। मैंने कहा कि वो कैसे? तो पुलिस कांस्टेबल कीर्ति ने बताया, मालिनी, जो तुम्हारे घर पर किराएदार रहते थे उसी गैंग का हिस्सा थे। उनका यही तरीका है कि वो बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने से घर में घुस जाते और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते। पति पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता और पत्नी पति के ऊपर। यूं ही औरतें उनके जाल में फंसकर बाकी सब कुछ भूल जाती। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद सुनैना को घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात भी दिखा दिए, और कल रात जो तुम्हें प्रसाद बताकर सुनैना ने खीर दी थी,
उसमें बेहोशी की दवा थी। मैं कीर्ति की बातें सुनकर हैरान रह गई कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक नीचे गिर जाते हैं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे हिसाब से बुरे लोगों के साथ रहने से अकेले रहना ही बहुत अच्छा है। अब मैं अकेले डर डर कर रह लूँगी, पर किसी भी किराएदार को घर किराए पर नहीं दूँगी। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि सभी किराएदार ऐसे ही होते हैं, पर मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए मैं अपना घर अब किराए पर किसी को नहीं दूंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।